मित्रों, बरेपा चैनल से दीप नारायण लाल और साथ में हमें लगता है कि आप पहचान रहे होंगे, इसलिए कि पिछली वीडियो में अजय कुमार जी हैं एक अच्छा टॉपिक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए थे। बता चुके थे उस समय कि टीचिंग लाइन से इनका संबंध और बच्चों की किताब कॉपी, वैसे बच्चे जो सक्षम नहीं हैं, उनके अभिभावक सक्षम नहीं हैं, मुहैया कराते हुए शिक्षा देने की एक जवाबदेही ली है। उसमें लगे हुए हैं, व्यस्त हैं। आज फिर से हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने बरेपा चैनल पे उपस्थित हैं। आज का जो अजय जी का विषय है, बड़ा रोचक विषय है, अच्छा विषय है। इतिहास पढ़ाने की क्षमता तो देश में ख़त्म हो गई है। टेक्नोलॉजी पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, इसलिए इतिहास से आज के बच्चे अछूता रह जा रहे हैं। इतिहास की समझ उनको नहीं हो रही है, और जो इतिहास आ भी रहा है वो जैसे तैसे है। कुछ अनछुए पहलू, जो धाराएं थी स्वतंत्रता संग्राम के ज़माने में, जिसमें एक धारा भगत सिंह का, दूसरी धारा आरएसएस का और तीसरी धारा कांग्रेस की, इसी के बीच में आज अजय जी अपनी बात को रखेंगे और उसमें थोड़ा सा आज़ादी के बाद जो भारत का निर्माण हुआ वो किस रूप का भारत बना, वाकई डेमोक्रेसी बना, इस प्रश्न को भी टच करते हुए अपनी बात को रखेंगे। मैं चाहूँगा कि अजय जी आप। हाँ साथियों, नमस्कार। आज मैं एक बार फिर बरेपा चैनल पर दीप नारायण सर के प्रेरणा से आपसे रूबरू हूँ। साथियों, आज चारों तरफ जो गमगीन माहौल है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। सबसे पहले तो मैं देश के उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ, उनकी हिम्मत और हौसला को प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये सेना है हमारे देश के, जो सरहदों पे जागते हैं तो हम और आप चैन की नींद सोते हैं। साथियों, आपने देखा होगा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री 420 नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस तरह से फिर एक बार झूठ बोले हैं। पूरे देश को 130 करोड़ लोगों से उन्होंने झूठ बोला है। उन्होंने कहा चीन 1 इंच ज़मीन भारत का नहीं लिया है। सवाल उठता है, 20 शहादत जो हुई, क्या हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करने गई थी चीन के अंदर? यदि नहीं गई थी तो आपके बयान में और आपके गृह मंत्री अलग बोलते हैं, रक्षा मंत्री अलग बोलते हैं। ये कंट्राडिक्शन क्यों है? आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए देश के सामने। आप ही के बीजेपी के बहुत बेवकूफ़, बहुत गैर जिम्मेदाराना बात बोलते हैं गिरिराज सिंह। वो बोलते हैं देश का युवा मरने के लिए सेना में भर्ती होता है।
ये ओछा बात अगर उनके पास स्किल नहीं है, दिमाग नहीं है, तो आप उन्हें बताइए पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, जब जागो तब सवेरा। तो आप अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में जाइए, डॉक्टर कन्हई कुमार के स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। वो आपको बहुत कुछ नहीं सिखाएंगे, कम से कम इतना संस्कार जरूर देंगे कि देश की सेना के सम्मान में क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। ये अलग बात है, आप और आपकी सरकार ने उनके ऊपर देशद्रोह का केस किया हुआ है और यह विडंबना है कि बरसों बाद भी आप माननीय न्यायालय के सामने उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाए हैं। ये आपकी विफलता है, आपकी बेवफाई है, ये रुसवाइयाँ हैं। जब इलेक्शन आएगा तो कन्हई कुमार का देशद्रोह का केस फाइल खुलने लगेगा। सोनिया गांधी के दामाद का जो वाड्रा साहब हैं, उनका भी केस खुलने लगेगा। आपकी ईडी, सीबीआई 8 घंटे 10 घंटे क्वेश्चन पूछने लगेगी। इलेक्शन खत्म, सारा क्वेरी बंद, कोई देशद्रोही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री अभी 4 दिन पहले बहन अमूल्या को कोर्ट ने बेल दिया। आपने उसके ऊपर देशद्रोह का चार्जेस लगाया था। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना एक अलग बात है, आरोप को सिद्ध करना दूसरी बात है। आप आनन फानन में जो आपके अनुकूल नहीं होता उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के सामने सबूत नहीं जुटा पाते हैं। और माननीय न्यायालय कितना ज़ोर से फटकार लगाती है आपको, लेकिन आप बेशर्म की तरह बाज नहीं आते। साथियों, ये सेना है जो खामोशी से बहुत कुछ कहती है। मैं इनकी खामोशी को शब्दों में बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो शहीद हैं, ये बोलते हैं, रगों में दौड़ने फिरने के नहीं हम कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जो आँख से नहीं टपका वो लहू क्या है। क्या बात है। ये शहीद बोल रहा है। तो खून का कतरा क्या होता है, ये बीजेपी, आरएसएस और गिरिराज सिंह जैसे देशद्रोही को नहीं समझ में आएगा। मैं आज बताऊंगा देश का वफादार कौन है, गद्दार कौन है। पिछले 6 सालों में माननीय प्रधानमंत्री श्री 420 नरेंद्र दामोदर दास मोदी चीन के राष्ट्रपति के साथ 18 बार गुफ्तगू किए हैं, 18 बार। और उसका नतीजा क्या है, आज आप बॉर्डर पे देख रहे हैं। देश की 130 करोड़ आबादी आपसे पूछती है, हर एक बात पे कहते हो, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। देश की जनता आपकी गुफ्तगू के बारे में पूछ रही है, आपने क्या गुफ्तगू किया है चीन के साथ। इस स्टैंड को भी क्लियर कीजिए। आप गिरिराज सिंह को नहीं टोकते। प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल से सांसद है, वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त बोलती है। आपने कभी पूछा है अपने प्रज्ञा ठाकुर से, नाथूराम गोडसे यदि सच्चा देशभक्त हैं
तो महात्मा गांधी क्या थे? क्या इनडायरेक्ट वे में आप उनके देशभक्ति पे सवालिया निशान नहीं छोड़ रहे हैं? ये पाप बीजेपी का लोग कर रहा है। आपके एक और हीरो हैं आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत। कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे चीन और भारत सीमा पे सेना रखने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो 45 लाख लठैल जो लाठी रखते हैं वो देख लेंगे फौज को। सेना शहीद हुआ, लेकिन मोहन भागवत उनके सम्मान में 2 शब्द नहीं बोल पाए। और ये मोहन भागवत बोलते हैं कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। ये जो सिर पे काला टोपी और हाफ चड्डी पहन के घूमते हैं, पहले तो ये लिबास पहनना सीखें और बताएं पोशाक कहाँ का है, किसका है। काला टोपी हाफ पैंट श्री राम नहीं पहनते थे, भगवान कृष्ण का भी यह पोशाक नहीं है। तो मैं आप राम भक्तों से पूछना चाहता हूँ, ये काली टोपी और हाफ चड्डी का मांजरा क्या है? साथियों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस का एक्टिव मेंबर नाथूराम गोडसे ने किया, निजामुद्दीन स्टेशन के पास, उस समय नागपुर में आरएसएस जश्न मना रही थी, मिठाइयाँ बांट रही थी। इस घटना को देखकर तत्कालिक गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बैन कर दिए थे। ये आरएसएस का इतिहास है। और यही नहीं, राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह की आप देखें, उनकी चर्चा करें, जो फांसी की सज़ा उनको हुई, तो उस समय उनके पक्ष में जो वकील थे आसिफ अली, पूरी कोशिश किए आसिफ अली कि भगत सिंह को फांसी ना लगे। लेकिन दूसरे तरफ जो वकील थे सूर्य नारायण शर्मा, वो पूरी कोशिश किए, जल्द से जल्द वो डिमांड कर रहे थे कोर्ट से, ब्रिटिश कोर्ट से, कि भगत सिंह को फांसी लगनी चाहिए। आप सोचिए, भगत सिंह को फांसी लगवाने से उनको क्या फ़ायदा होने वाला था। ये सूर्य नारायण शर्मा उसी गोल वर्कर के लंगोटिया यार, फर्स्ट फ्रेंड थे। ये गोल वर्कर आरएसएस का संस्थापक और अपना माफ़ीनामा, मर्सी पेटिशन फाइल 4 बार किया कोर्ट के सामने और गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दीजिए। और वह शर्त रखा कोर्ट कि आप सरकारी गवाह बनो, क्रांतिकारियों का पता बताओ। सरकार अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिलने वाला गोल वर्कर और ना जाने कितने क्रांतिकारियों को इसने फांसी लगवा दिया, कितने को जेल करवा दिया। और इस गोल वर्कर का जो पार्टी है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, काली टोपी हाफ चड्डी। साथियों, क्या आपको ऐसा लगता है जो पार्टी, जो व्यक्ति और उस व्यक्तियों का जो समूह है आरएसएस, जिसने राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह की फांसी लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने में आगे रहा, और वो नाथूराम गोडसे देश के, हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी घोषित हुए। और इस नाथूराम गोडसे को सच्चा देशभक्त कहने वाली प्रज्ञा ठाकुर, आज भी वो मेंबर हैं बीजेपी की। ये बीजेपी और आरएसएस एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, कोई अलग नहीं है। इस बयान पे, प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पे मोदी जी कहते हैं कि हम दिल से माफ़ नहीं कर सकते,
मतलब आपने मन से माफ़ कर दिया उनको, ये एक बात है। साथियों, इनका विदेश नीति ऐसा है, ये राम भक्त जो आज बने हुए हैं, बजरंग दल, बीजेपी, पता नहीं कौन कौन दल हैं, ये राम भक्त भारत के इतिहास में ऐसा कोई ससुराल पक्ष नहीं था जो अपने दामाद के घर पे गोली चला दे और उसके परिवार को जान मार दे। आपने हाल में देखा होगा जो घटना घटी, और आप में से अधिकतर लोग ये जानते होंगे, खास करके राम भक्त तो जानते ही होंगे कि प्रभु जो राम हैं उनका ससुराल जनकपुर में है, और जनकपुर नेपाल में पड़ता है। 17 राउंड गोली चलाया है नेपाल इंडिया के ऊपर, किसान शहीद हुआ है, और इस पर अब तक नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले हैं। 130 करोड़ जनता आपसे पूछ रही है, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है मोदी जी, जस्टिफाई कीजिए आप। तो साथियों, आपको तय करना है कि देश का गद्दार कौन है, वफादार कौन है। ये आरएसएस देश आज़ादी के बाद कभी अपने ऑफिस में राष्ट्रीय तिरंगा नहीं फहराया, राष्ट्रगान नहीं गाया। जो पार्टी राष्ट्रगान का अपमान करती हो, राष्ट्रीय झंडा का अपमान करती हो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करती हो, राष्ट्रपुत्र शहीद आजम भगत सिंह की फांसी के लिए एकदम उतावला हो, क्या ऐसा पार्टी हिंदुस्तान का वफादार हो सकती है? मेरी समझ से तो परे है। लेकिन यह दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि ऐसे पार्टी के लोग आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, और जितने युवा साथी हैं जो देश के सिपाही हैं, उनको डराने के लिए देशद्रोह का मुकदमा कर देते हैं। एक और टॉपिक आप देखेंगे, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिसकी कोई मान्यता लगती है कि अब धूमिल हो रही है इस गवर्नमेंट में। आप रंजन गोगोई का नाम सुना होगा, जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। रंजन गोगोई आज से करीबन 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने साथियों के साथ कि लोकतंत्र खतरे में है। अच्छी बात है, देश की चिंता है आपको, आपने जागरूक किया, सच्चाई सामने लाया, इसके लिए पूरी जनता आपको शुक्रिया अदा करती है। आज सुप्रीम कोर्ट सरकार को कहती है किसान की आत्महत्या रोकिए, प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया मत लीजिए। लेकिन हमारी मोदी सरकार डबल फेयर वसूलती है, डबल फेयर, अप एंड डाउन दोनों। और ये सरकार देश से अपील करती है कि कोई मकान मालिक अपने किराएदार से किराया ना ले। देखिए इनका जो आइडियोलॉजी है कितना डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन ताक पे, हम किराया दोगुना वसूलें, और देश से अपील करें किराया मत लीजिए। क्या मर्सी दिखाते हैं आप। इन सारी बातों को देखिए। और अभी कुछ दिन पहले मैं देखा था अखबार में, दूध मुँहे बच्चा को अपने अंतिम संस्कार के लिए 1.25 महीना इंतजार करना पड़ता है। 1.25 महीना दूध मुँहा बच्चा अपने अंतिम संस्कार का इंतजार करता है। यह हम नहीं बोल रहे हैं, उत्तराखंड बाल आयोग की अध्यक्ष निशा त्यागी बोल रही हैं। वो फफक फफक के रोती हैं आज की मौजूदा सरकार के
दुर्दशा पे। आज जो बात मैंने कहा यह इशारा करती है, बताती है देश का गद्दार कौन है, वफादार कौन है, देशभक्त कौन है, देशद्रोही कौन है। क्या रंजन गोगोई जो मौजूदा राज्यसभा सदस्य हैं उनका फ़र्ज नहीं बनता कि वह देश के सामने आकर बोले कि आज लोकतंत्र खतरा में नहीं है, मोदी के हाथ में बिल्कुल महफूज है। आप यही बात बोल दीजिए और बोलिए कि 2 साल पहले जो आपने स्टेटमेंट दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो पुरानी बात हो चुकी, वो बाय मिस्टेक आपने दे दिया था। वो स्टेटमेंट आपका सही है या आज जो हो रहा है? दोस्तों, आज जो हालात है कोरोना का, यह चीन का दिया हुआ है, सोची समझी साजिश है। इस कोरोना पे हम कभी खुलकर सामने आएंगे रिटन एविडेंस के साथ, लेकिन इससे जो तस्वीर उभरा, हम बचपन से देखते आ रहे थे अनेकता में एकता, लेकिन इस घटना ने दिखाया। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे फ्रेंड सर्किल में आलोक दा हैं, शत्रुघ्न हैं, विक्रम सर हैं, मिंटू है, बउआ, पंकज कुमार रजक, सुमंत, राजीव, शंभू, बबलू, डब्लू, इनका एक ग्रुप है। भूखे प्यासे NH30 पे जो लोग घूम रहे थे लॉकडाउन के दौरान, तो इन्होंने एक टीम बनाया और जिसको जितना पॉकेट सपोर्ट किया, कोई 5,000, कोई 50 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 200 रुपया, जिसको जितना पॉकेट अलाउ किया, कंट्रीब्यूट किया। और सभी दोस्त एक एडवाइस कर रहे हैं, खिचड़ी बना के देंगे, खीर बना के देंगे, पूरी सब्जी देंगे। तो हमारे आलोक दा बोले, बना हुआ खिचड़ी खराब हो सकता है, जब हम दें तो वो खाने लायक ना हो, तो हमें ऐसा कुछ खाना देना चाहिए कि वह अपने सुविधा के अनुसार खा ले। तो उन्होंने एडवाइस दिया, आलोक दा एडवाइस दिए, सत्तू, चूड़ा, मिठा, चना, ये सब पैकेट में करके दिया जाए। तो जितना पैसा कलेक्ट हुआ उससे ये मदद हुआ। एक हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई की तरह, अरुण कुमार, दनारा गांव, विक्रम थाना, पटना के, जब उन्हें मालूम हुआ कि इस तरह का मदद हो रहा है गरीबों का, तो वो आकर 10,000 रुपया दिए और बोले कि जो मज़दूर पैदल आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, और इधर कोई बंगाल जा रहा है, कोई उधर मोकामा जा रहा है, तो आप सिर्फ चना का सत्तू मत दीजिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी दीजिए, मकई मिलवाइए, मूंग मिलवाइए, कुर्थी मिलवाइए। ये उन्होंने एडवाइस दिया और उनके एडवाइस को हम लोग सर आंखों पे लिए। तो साथियों, इस तरह का जो मदद है, हम चाहते हैं कि दुख की इस घड़ी में जो मुझे सुन रहे हैं आप लोग भी यह काम कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, ये एकदम 100% सही बात है। उनके रिकॉर्ड में दर्ज है मदद, जमीन पे, धरातल पे उनकी मदद नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड है। प्यासे को प्रशासन लाठी से पीटी है, मजदूरों पे भोजन और पानी की जगह लाठियां बरसाई गई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन जितने भी जो वो सांप्रदायिकता दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम और ना जाने बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या क्या, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ब्राह्मण, क्या धोबी, क्या मेस्तर, विभिन्न जाति के लोग, यहाँ तक के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी मजदूरों के लिए। आप यहाँ आराम कीजिए, नहाइए, उनके लिए खाने का व्यवस्था किया। ये तमाम जो समाज के लोग हैं, तो आप भी ऐसा ग्रुप बनाइए, और जिससे जितना हो सकता है मदद, आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे पैसा नहीं देंगे, श्रम दान देंगे, उन सब का कंट्रीब्यूशन इक्वल है।
ऐसा नहीं है कि कोई 10,000 दिया तो उनका ज़्यादा वैल्यू है और जो पैसा नहीं दिया, श्रम दान किया, उनका वैल्यू कम है। गरीबों की मदद करना अपने आप में सबसे बड़ा काम है। ये कोई गैर नहीं है, हमारे ही भाई बहन हैं, इसी देश के वासी हैं। सरकार इसे छोड़ सकती है, हम और आप नहीं छोड़ सकते। तो आप अपने टीम के साथ अपने आइडिया को शेयर कीजिए और इनके इंटरेस्ट में, मजदूरों के हक में जो सबसे सर्वोत्तम आइडिया हो उसको फॉलो कीजिए। हर कीमत पे, चाहे कीमत कितनी भी चुकानी पड़े, इनका जान बचा लेना है, इनका जान बचाना है। और आने वाला जो समय है, जिस तरह से कोरोना बीमारी फैल रहा है, ये मोदी जी का दिया हुआ कोरोना, गरीब का काम बंद हो चुका है। इस देश में अब तक 3 लाख कंपनियां बंद हो चुकी, छोटे मोटे कितने कुटीर उद्योग बंद हो चुके, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो चुका है, हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम और आप मिलकर अपने आइडिया के साथ इनकी जान बचाएंगे। आने वाला समय बरसात का है, इसमें तरह तरह का वायरस आएगा, सिर्फ कोरोना नहीं, सर्दी, खांसी, बुखार और भी। तो हमें उनको भोजन भी देना है और बीमारियों से बचाना भी है। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि गरीब के हक में आप सोचेंगे और अच्छा कदम उठाएंगे। फिर कभी हम इस चैनल पे आपसे रूबरू होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपने अजय जी की बात, काफ़ी सारगर्भित बातें सुनी और हम समझते हैं कि इनकी अपील पर भी आप बगैर कुछ सोचे हुए ध्यान देंगे, उसको अपने जीवन में, अपने समाज में उतारेंगे और अपनी चैनल के माध्यम से वीडियो को एंड करने के पहले मुझे याद आती है मैनेजर पांडे की 4 लाइन उन्होंने लिखी थी। राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। अजीब बात है, सूरज निकला हुआ है और राजा जो कह रहा है वही सब के सब बोलेगा। तो अब इसके बाद मैं अपने चैनल का ये जो वीडियो है एंड करता हूँ। नमस्कार।